ये कहानी फ्यूचर की दुनिया में बेस है जहां लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अर्थ के तकरीबन सभी रिसोर्सेज खत्म हो चुकी हैं और ह्यूमन रेस को बचाने के लिए साइंटिस्ट एक बहुत बड़ी शिप बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है एलिजियम। अब एलिजियम के अंदर 60,000 लोगों को अकोमोडेट करने की जगह है और सभी 60,000 लोगों को हाइपर स्लीप में रख देते हैं और एक दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट जिसकी लिविंग कंडीशन इज्यूम की जा रही है कि बिल्कुल अर्थ की तरह है वहाँ भेज देते हैं। अब इस एलिजियम स्पेसशिप को अपने न्यू प्लेनेट तक पहुंचने में 123 साल का वक्त लगेगा और हर 8 साल बाद कुछ क्रू मेंबर्स जागेंगे और शिप की कंडीशन को अच्छी तरह चेक करेंगे। और अब पहले 8 साल बाद जब पहली क्रू टीम हाइपर स्लीप से जागती है और उनको अर्थ से एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि अर्थ और उस पे रहने वाली सभी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, यानी अर्थ पूरी तरह तबाह हो चुकी है और ये हमारा लास्ट मैसेज है। अब पूरी यूनिवर्स में सिर्फ तुम ही 60,000 लोग बचे हो। और फिर इस सफर में कई साल बाद एक स्लीपिंग चैम्बर में एक क्रू की अचानक नींद खुल जाती है। इस आदमी का नाम बॉय है जो एक मैकेनिक इंजीनियर है और वो जागते ही घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और जोर जोर से चिल्लाता है। खैर वो अपने चैम्बर से किसी तरह बाहर आता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। फिर वो अपने कपड़े पहनता है और इधर उधर देखता है तो काफी स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं जिसमें से एक कैप्टन का भी होता है जिसके ऊपर पेटन लिखा होता है। वो उसे खोलने की एक नाकाम कोशिश करता है और बाद में एक लोहे की रॉड से उस दरवाजे पे जोर जोर से मारता है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और कैप्टन का डोर ओपन हो जाता है और वो बाहर गिर जाता है। हालत उसकी भी बहुत खराब होती है। जाहिर सी बात है इतने अरसे तक सोने की वजह से ये लोग अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हैं। खैर ये दोनों कैप्टन के कॉकपिट में जाते हैं और अर्थ पे मैसेज सेंड करने की ट्राई करते हैं जिसमें ये फेल हो जाते हैं। इतने में ही ऊपर से कहीं से इनको आवाज आती है जिस पे ये डिसाइड करते हैं कि बॉय ऊपर जाकर चेक करेगा और पेटन सीसीटीवी और रेडियो की मदद से उस पे नजर और राब्ता रखेगा। फिर वो ऊपर जाता है तो उसे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है और वो इधर उधर देख रहा होता है तो अचानक उसके सामने उसी के एक साथी की डेड बॉडी आ जाती है। वो देखकर डर जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। वो इधर उधर देखता है, यहाँ पे बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि एक स्लीपिंग सेल को खोलने की कोशिश कर रही है। वो उसको आवाज देता है लेकिन लड़की भागने लग जाती है। वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो पेटन की कम्युनिकेशन की रेंज से बाहर हो जाता है। अब पेटन को भी नहीं पता ये दोनों किस तरफ गए हैं और बॉय एक जगह रुकता है। तभी वो लड़की उस पे पीछे से हमला कर देती है और कहती है अपने शूज उतारो, लेकिन उसी वक्त एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर उनकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो लड़की उसको देखकर भाग जाती है और जब बॉय उसको देखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन वो भी वहाँ से भाग निकलता है और जाते जाते अपनी टॉर्च को भी टांग मारकर बुझा देता है। अभी वो कुछ ही दूर गया होता है तो तभी उसका पेटन से फिर से राब्ता हो जाता है जिसे वो क्रीचर भी सुन लेता है। वो क्रीचर बॉय पर हमला करता है लेकिन वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। बॉय को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लग जाता है और वो पेटन को बताता है इस शिप को अर्थ पे जाने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये स्पेसशिप अब बस अपनी मंजिल पे ही जाकर रुकेगी। अब बॉय पेटन को रेडियो के जरिए बताता है कि उसे याद आ रहा है जब वो बच्चा था तो न्यूज में बताया जा रहा था अर्थ तबाह होने वाली है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप बनाई जा रही है जिसमें 60,000 लोगों को अकोमोडेट करके एक दूसरे प्लेनेट पे भेजा जाएगा। और उसे अपनी वाइफ भी याद आती है जो उसे लगता है शायद इसी शिप में है। अब पेटन उसे कहता है ये स्पेसशिप का न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो चुका है जिसकी वजह से पावर आउट है शिप की। हमें सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर को रीस्टार्ट करना होगा इस शिप को बचाने के लिए। फिर बॉय न्यूक्लियर रिएक्टर के डिपार्टमेंट के डोर को ढूंढकर उसे ओपन करता है तो उसके अंदर एक आदमी बेहोशी की हालत में इसे मिलता है और जब बॉय उसकी क्लाई पे देखता है तो दूसरा सीरियल नंबर लिखा होता है जिसका मतलब वो दूसरे ग्रुप का आदमी है। इतने में ही वो आदमी होश में आ जाता है। वो जल्दी से अपनी बॉडी पे ऑयल लगाने लग जाता है और बॉय को भी कहता है तुम भी ऑयल लगा लो अपनी बॉडी पे ताकि वो क्रीचर इंसानी स्मेल से हम तक पहुंच ना जाएं। लेकिन इतने में वो क्रीचर्स यहाँ आ पहुंचते हैं जिसे देख के ये दोनों भागने लग जाते हैं। बॉय अभी भाग ही रहा होता है लेकिन इसका पाँव एक वायर में आ जाता है जिसकी वजह से ये नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच जाता है और उसी वायर से लटक जाता है और उसकी डिवाइस जिसकी मदद से वो पेटन से कनेक्टेड था नीचे गिरकर टूट जाती है और ऊपर से क्रीचर इस पे हमला करने ही लगते हैं, लेकिन वो आदमी इसे यहाँ से बचा लेता है और ये दोनों फूड डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं जहाँ एक बार फिर वही लड़की इन पे हमला कर देती है। लेकिन बॉय उसे कहता है मेरी बात सुनो, अगर हमें जिंदा रहना है और इस स्पेसशिप को भी जिंदा रखना है तो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचना होगा और उसे रीस्टार्ट करना होगा। अब वो लड़की जिसका नाम नादिया है वो कहती है मैं 6 महीने पहले जागी थी
और मेरे साथ और भी काफी लोग जागे थे। उस रूम तक बहुत लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया। नादिया फिर इन्हें एक सीक्रेट डिपार्टमेंट में ले जाती है जहां इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है, और वो इन्हें बताती है कि मैंने काफी सारे सीड्स जमा कर रखे हैं जिन्हें हम यूज करेंगे नए प्लेनेट पर जाकर। और वो ये भी बताती है कि ये सफर 123 साल लंबा है, लेकिन अभी सिर्फ 8 साल ही हुए हैं, जो कि नादिया की एक गलत फहमी होती है जिसे हम बाद में जानेंगे। अभी पेटन जो बॉय को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जिसके पूरे जिस्म पे एक चिपचिपा सा केमिकल लगा हुआ है। वो पेटन को बताता है मैं उस ब्रिज पे फंस गया था जो न्यूक्लियर रिएक्टर तक जाता है, और कहता है वहां तक जाना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ बॉय और इसके साथी आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन इन पे क्रीचर हमला कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। फिर आगे इनको एक आदमी मिलता है जो इन्हें कहता है मैं तुम्हें वो न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम लोगों को सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। दरअसल ये आदमी एक शेफ है। फिर ये आदमी इन्हें पीने के लिए सूप देता है और कहता है अर्थ से जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो 8 साल के बाद एक टीम जागी थी जो कि नंबर 4 थी। 8 साल स्पेस में रहने की वजह से वो पेंड्यूरियम नाम की एक बीमारी में मुब्तला हो चुके थे, जो कि ज्यादा टाइम स्पेस में गुजारने की वजह से हो जाती है। इस बीमारी में इंसान अपनी मेमोरी भूल जाता है, और जैसे ही इसके दिमाग को सदमा पहुंचता है वो पागलपन की सारी हदें पार कर देता है। वो शेफ उन्हें बताता है कि उस टीम के कैप्टन को अर्थ से जो लास्ट मैसेज आया था वो मिला था, जिसमें लिखा था जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेगा अर्थ पूरी तरह तबाह हो चुकी होगी। वो ये मैसेज सुनकर बिल्कुल पागल हो जाता है। उसे लगता है कि इंसानों ने अपनी गलतियों की वजह से पूरी अर्थ तबाह कर दी है, और अब इंसान उस नए प्लेनेट पर जाकर भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से उसे भी बर्बाद कर देंगे जैसे उन्होंने अर्थ को कर दिया। अब वो कैप्टन बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स को खोल देता है और उन सबको यकीन दिलाता है कि गॉड नाम की कोई चीज नहीं होती, ना कुछ सही होता है और ना कुछ गलत होता है। हमें पहले की तरह आदिवासी बनकर रहना होगा, जहां हम किसी को भी मार सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब उस कैप्टन की बातों में बहुत से लोग नहीं आते, तो वो उन सबको एक चैम्बर पे लॉक कर देता है, जहां मजबूरी में उन्हें एक दूसरे को खाकर जिंदा रहना पड़ता है। ये सिलसिला काफी सालों तक चलता है, जिसकी वजह से वो सभी इंसान काफी बदल चुके हैं। अब वो सिर्फ इंसानों को ही अपनी खुराक बनाते हैं, और ये जो क्रीचर्स तुम लोग देख रहे हो ये वही इंसान हैं। और जब काफी सालों तक ये सिलसिला चलता रहा तो वो कैप्टन इन चीजों से काफी बोर हो जाता है और दोबारा अपने आप को स्लीपिंग चैम्बर में सुला देता है। अभी वो शेफ बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ एक अजीब सी गैस रिलीज होती है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आती है तो ये रस्सी से उल्टे टंगे हुए होते हैं, और नीचे वो शेफ खड़ा हुआ होता है और इन्हें कहता है कि अब तुम तीनों मेरी खुराक बनोगे। बॉय उसे कहता है मेरी बात मानो, अगर 1 घंटे में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑन नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे और ये स्पेसशिप भी तबाह हो जाएगी। शेफ इन्हें नीचे उतारता है और इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स खाली हैं क्योंकि क्रीचर्स ने उन्हें बाहर निकाल कर खा लिया है। और यहाँ पे नादिया बॉय को कहती है कि क्या तुम्हारी वाइफ का चैम्बर भी यही है? बॉय कहता है नहीं, मेरी वाइफ कभी इस स्पेसशिप पे आई ही नहीं, उसकी मौत तो अर्थ पे ही हो चुकी थी। लेकिन बॉय को पेटन की वाइफ का चैम्बर दिखता है और अब वो खाली है। तभी उसको पेटन के बारे में कुछ याद आता है, लेकिन वो इनको कुछ भी नहीं बताता। और ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं जहां न्यूक्लियर रिएक्टर है। लेकिन उस ब्रिज को क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि नीचे बहुत सारे क्रीचर्स सो रहे हैं। बॉय फिर भी आगे बढ़ता है और जब ये उस ब्रिज को क्रॉस करने लगता है तो ब्रिज टूट जाता है और ये नीचे क्रीचर्स में गिर जाता है। लेकिन वो फौरन ही उनकी स्किन पहन लेता है, जिससे क्रीचर्स को उसकी स्मेल नहीं आती और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। बॉय का साथी उसको टॉर्च की मदद से रास्ता दिखा रहा होता है। तभी उससे टॉर्च छूट जाती है और क्रीचर्स के बीच में जाके गिरती है, जिसकी वजह से ये सब उड़ जाते हैं और बॉय को देख के इसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बॉय जल्दी से न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंच जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रीचर्स वहां जलकर राख हो जाते हैं और बॉय और नादिया भी वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। बॉय का साथी जो थोड़ी ही दूर जाता है तो उसे एक बच्चा क्रीचर रोक लेता है। वो दिखने में बहुत मासूम होता है, तो ये भी उसको देखकर रुक जाता है और सोचता है ये मेरे पे हमला नहीं करेगा। लेकिन इतने में वो बच्चा क्रीचर इस पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। इतने में वो शेफ पेटन को ढूंढ लेता है, लेकिन शेफ उसे कुछ बता पाता पेटन शेफ को मार देता है। इतने में बॉय और नादिया भी वहां आ जाते हैं और पेटन कैप्टन की चेयर पे वहां बैठा हुआ होता है। दरअसल बॉय को अब सब याद आ चुका है कि ये कैप्टन पेटन ही नहीं है, क्योंकि पेटन की पूरी फैमिली को बॉय जानता था।
बॉय उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है मैं वही कैप्टन हूँ जिसने सबसे पहले अर्थ के मैसेज को पढ़ा था, और मैं वही हूँ जिसने इन सब इंसानों को क्रीचर्स बनाया है। ये सिलसिला मैंने काफी साल चलाया और फिर मैं बोर हो गया और एक स्लीपिंग चैम्बर में जाके सो गया। लेकिन इस बार मैं अपने स्लीपिंग चैम्बर में नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त पेटन के स्लीपिंग चैम्बर में सोया। फिर बॉय उससे पूछता है कि बताओ अब हम कहाँ पे हैं, तो कैप्टन ऊपर का डोर ओपन कर देता है जहाँ पूरा अंधेरा होता है। बॉय ये देखकर डर जाता है, उसे लगता है हम स्पेस में कहीं खो गए हैं। लेकिन असल में बॉय में भी अब पेंडोरम बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसका फायदा कैप्टन उठाकर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन बॉय खुद पर काबू पाकर कैप्टन पर हमला कर देता है। इतने में ऊपर से एक बहुत बड़ी समुद्री मछली गुजरती है। असल में इनका स्पेसशिप पानी में होता है, जिसे देखकर बॉय को समझ आ जाता है कि ये उस प्लेनेट तक पहुंच चुके हैं और अब न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन हो चुका है, साथ ही इनका ऑपरेटिव सिस्टम भी। और अब इनका सिस्टम इन्हें कैलकुलेट कर बताता है कि ये इस प्लेनेट पे 900 साल पहले ही पहुंच चुके थे, और ये जो क्रीचर्स हैं ये इन्हीं के साथियों की नस्ल है जो कई साल इन कंडीशंस में रहने की वजह से ऐसी बन चुकी है। ये सब सुनकर बॉय को दोबारा वही दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर कैप्टन इस पे हावी हो जाता है। लेकिन नादिया कैप्टन पर हमला कर देती है। अब कैप्टन और नादिया के बीच में लड़ाई चल ही रही होती है और बॉय को हेलुसिनेशन होने लगती है कि क्रीचर्स उसकी तरफ आ रहा है। वो उन्हें अपनी तरफ आता देख अपनी गन चला देता है, जो ऊपर लगे ग्लास पर लगती है और ग्लास टूट जाता है। लेकिन पानी नीचे आने से पहले ही नादिया और बॉय एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कैप्टन ऊपर से गिरते पानी की चपेट में आ जाता है और मर जाता है, साथ ही वो क्रीचर्स भी। फिर बॉय और नादिया स्लीपिंग चैम्बर को एजेक्ट कर देते हैं और पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि ये वही प्लेनेट है जिसके लिए इन्होंने अर्थ को छोड़ा था, जिसका नाम टेनिस है। साथ ही साथ स्पेसशिप में पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जितने भी वर्किंग कंडीशन में स्लीपिंग चैम्बर्स थे वो इमरजेंसी इजेक्ट होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं, जिनमें सब जिंदा इंसान है और इन सब की पॉपुलेशन होती है 1211। मतलब टेनिस प्लेनेट की टोटल पॉपुलेशन 1211 है, जो ह्यूमन काइंड को इस प्लेनेट में आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी कहानी पूरी फिल्म की। हमें उम्मीद है ये साईफाई कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।